बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। आपने सुना हुकूमत क्या कह रही है और अपोजिशन क्या कह रही है, लेकिन इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू था उस पर बड़ी लेदे हुई है और सोशल मीडिया के ऊपर वो टॉप ट्रेंड रहा बहुत देर तक। और इमरान खान साहब को ऐसे लिया गया कि जैसे वो रेप करने वालों को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग रेप करते हैं वो इस वजह से रेप करते हैं क्योंकि वो फहाशी से मुतासर हो जाते हैं। इस किस्म की चीज़ें उनके साथ जुड़ी गई और फिर एक तनकीद का ना रुकने वाला सिलसिला था। लेकिन अब ये पता चला कि ये जो इंटरव्यू इमरान खान साहब का हुआ था उसका एक हिस्सा काट दिया गया था, बल्कि चंद हिस्से उसके काट दिए गए थे, जिसकी वजह से पूरा मामला लोगों के सामने आया नहीं। और अब प्राइम मिनिस्टर हाउस ने, उसकी ऑडियो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन अपना जो कैमरा लगाया हुआ था उसके ज़रिए से जो इंटरव्यू का बाकी हिस्सा है उसको नशर कर दिया है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने बोली हैं रेप विक्टिम्स के बारे में और इनके हवाले से जो जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स वो कर रहे हैं उस बारे में। और ये भी बताया कि उनको कितना कंसर्न है और केसेस इवन रिपोर्ट भी नहीं होते। 1% केसेस रिपोर्ट होते हैं, 99% रिपोर्ट नहीं होते। उन्होंने कहा कि इसमें शऊर चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत ज़्यादा काम करना है। लेकिन उन्होंने ये क्लैरिटी भी दी, उन्होंने कहा कि जब मैं उरियानी या फहाशी की बात करता हूँ तो मैं उसको रोकने की बात करता हूँ, और पर्दे की जब बात करता हूँ तो मैं कोई हिजाब की बात नहीं कर रहा, मैं कोई चेहरों को ढक लेने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पर्दे की, ताकि हवस से बचा जा सके और उरियानी और फहाशी मुआशरे में ना हो। उन्होंने कहा कि मगरिब के अंदर ऐसे बहुत सारे अय्याशी के अड्डे मौजूद होते हैं, नाइट क्लब्स वगैरह, जहाँ पे उनके नौजवान लड़के लड़कियाँ आपस में मिल सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में फहाशी होगी और फिर नौजवानों के पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो फिर उसके नताइज बड़े भयानक होंगे और जराइम में इनसे इजाफा होता है, और हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों की गुंजाइश भी नहीं है। एंकर ने पूछा कि पाकिस्तान में आपके ख्याल में जो उरियानियत फैल रही है उसकी बड़े असबाब क्या हैं। तो इस पर इमरान खान साहब ने जो अहम तरीन जरिया करार दिया उस पर भी आज मजाक उड़ा रहे थे लोग। उन्होंने कहा मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि हमारे बच्चों के पास और हमारे छोटी उम्र के नौजवानों के पास कभी भी इस किस्म के मवाद तक उनकी रसाई नहीं थी जो रसाई उनके पास अब मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए से है। वो मुतनाज़ मवाद जो बच्चों और नौजवानों की पहुंच में कभी नहीं आ सकता था, वो अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से उनकी पहुंच में है। लिहाजा इस पर पॉलिसी पूरी दुनिया बना रही है। पूरी दुनिया ये करती है और कोशिश करती है कि 18 साल से कम उम्र लोग, जब उनके दिमाग की बुनत हो रही होती है, जब उनके दिमाग की परवरिश हो रही होती है, तो तब वो इस किस्म के मवाद से दूर रहें, ताकि वो एक सेहतमंद शहरी के तौर पे सोसाइटी में अपना रोल प्ले करें। दुनिया इसके बारे में कवानीन बनाती है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, इस पर पाबंदियाँ लगाती है और बड़े तरीके से मैनेज करती है। और इमरान खान साहब ने उसके बारे में बात की, लेकिन यहाँ ये तासुर गया कि शायद मोबाइल फ़ोन के बारे में वो ये बात कर रहे हैं। दूसरा, आज एक खबर आई है कि वफाकी काबीना ने मोटरवेज और एयरपोर्ट्स को गिरवी रखने की मंजूरी दे दी है। इस पर अपोजिशन को बहुत ज़्यादा रंज है और इस पर अपोजिशन को एतराज़ है। तो बातचीत इन दो टॉपिक से शुरू करेंगे और मुल्की सियासत के ऊपर ही आज बात होगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें अली गौर बलोच साहब की है, ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो सबसे पहले तैमूर तालपुर साहब, एक सियाको सबाक से वज़ीर आज़म का इंटरव्यू हटाकर और उसको शाया किया गया, उसकी एडिटिंग करके, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो वो बोल रहे थे वो निकाल दी गई और उसकी बिना पे एक मुद्दा खड़ा हुआ और उसी पे भी आप लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए। क्या अब आपको लगता है कि वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट कुछ हद तक काबिल कबूल अब आपको लगता है या नहीं? आप अपनी ऑडियो खोल लें तैमूर तालपुर साहब, आपकी ऑडियो जरा खुल जाए जब तक अली गौर बलोच साहब से बात करते हैं। जी बलोच साहब, आप जवाब दे दें इसी सवाल का। सेम क्वेश्चन टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इमरान खान वो एक मकूला मशहूर है कि दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीहत। देखें, ये एक बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है और किसी मुल्क के वज़ीर आज़म से मतलब है कि ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहा हो और वहाँ पर बैठकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हर दूसरी बात पर कोई ना कोई
बोंगी छोड़ रहा हो जिससे जिससे पूरी दुनिया में आपकी सुबकी होती है। मैं आपकी तवज्जो उस जानिब मबजूल करवाऊँगा। मुझे ये बताएं कि जब रात के वक्त पाकिस्तान में लाहौर के मोटरवे पर और रिंग रोड पर उसके साथ ज़्यादती होती है, उस वक्त उस खातून ने कौन सा रियानी वाला लिबास पहना हुआ था जब ये वाक़या हुआ था? और सबसे बढ़कर ये कि उस CCPO लाहौर को, जिसको कि पूरी PTI की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर हाउस से और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सपोर्ट किया गया, जिस पर कि सिर्फ अपोजिशन ने नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने क्रिटिसाइज़ किया कि उस CCPO का विजन क्या था और वो किस ज़बान में गुफ्तगू कर रहा था, वो भी ये कहने की बजाय कि हमें मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर करनी है, हम मुल्ज़मान तक पहुँच जाएंगे, हम इनको कटहरे में लाएंगे, हम इनको सज़ा दिलवाएंगे, वो भी उस खातून को डांट डपट कर रहे थे और मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। और सबसे बढ़कर ये इनके शहजाद अकबर साहब जो मिनिस्टर हैं, वो उस CCPO के साथ खड़े होकर जब वो मीडिया टॉक्स करते थे तो वो उनकी सपोर्ट में उनके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े होते थे। तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। देखें, किसी भी हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि मुल्क में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, जो भी जिनसी हरासमेंट, और मुझे बताएं कि जो मदरसे में वाक़या हुआ है उधर कौन सा रियानी का लिबास पहना हुआ था उस 18 साला लड़के ने, और उधर कौन सा ये फैक्टर था, और उधर कौन सा मोबाइल सेल का फैक्टर था। तो ये तो ऐसे ही है कि आप अपनी जिम्मेदारियां चूँकि किसी भी फील्ड में नहीं निभा सकते, और अब आप भाषण देते हैं इस किस्म के वो पर्दा और हिजाब के, तो फिर आपको अपने वो मतलब है कि जो आपने धरना दिए रखा और उसमें जिस तरह से एक मतलब है कि ख़वातीन और मर्द हजरात का इकट्ठा क्राउड होता था, और किस तरह से, मैं ये नहीं कहता, लेकिन किस तरह से नहीं, आप कहिए सर, आप देखिए ये आपका मौक़िफ़ है, ये कहिए, क्योंकि आपकी जमात ने इसके ऊपर एतराज़ किया था कि वहाँ फहाशी है। सर मेरी अर्ज़ सुने, आपकी जमात ने उस फहाशी पे एतराज़ किया था कि वो फहाशी है, उससे बेरा रवी फैल रही है। आप लोगों ने एतराज़, आपके लीडर ने, नवाज शरीफ साहब ने भी किया था। देखें, वहाँ पर एक ऐसा था कि उधर भी ख़वातीन को और बंदे बिल्कुल, और वो कोई एक दिन का तो धरना नहीं था कि जिसको आप मैनेज कर लें, वो तो हर रोज़ एक अखाड़ा ला के खड़ा होता था। कोई एक जलसा तो नहीं था कि चले ख़वातीन भी आए, मतलब है कि मर्द हज़रात भी आए, चले कोई सेपरेशन होती है दरमियान में से कोई वो मतलब है कि कोई, यानी आप कह रहे हैं कि पर्दा वाला वहां मामला होना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब आज देखिए एक तरफ खड़े हो जाए ना, या तो आप कहेंगे इमरान खान के जलसे में पर्दा होना चाहिए था, या आप ये कहेंगे इमरान खान का ये पर्दे वाला स्टेटमेंट गलत है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धरने के दिनों में भी अगर इमरान खान साहब आज नसीहत करते हैं तो अपने धरने पर उस चीज का अमल दरामद पहले कराते, क्योंकि इनका रोल मॉडल अवाम के सामने है कि ये खुद क्या करवाते रहे। इसीलिए मैंने स्टार्ट, सर वो गलत हुआ था या ठीक हुआ था? वो गलत हुआ था सर, एक मिनट, वो गलत हुआ था ठीक हुआ था? आपके लीडर ने तो गलत कहा था, आप बताइए गलत हुआ था ठीक हुआ था? मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान के कॉल और फेल में तजाद है, उसको सर वो मैं आपसे मुत्तफिक हो गया। अगर वो फांसी या रिहाई की बात करते हैं, तो मैं मुत्तफिक हो गया। पाकिस्तान में ये सर, ये पाकिस्तान में बड़ी नॉर्मल बात है, मैं उसूली बात कर रहा हूं, ये पाकिस्तान में बड़ी नॉर्मल बात है। कॉल और फेल में तजाद होना, मैं 100 चीजें आपको भी गिनवा दूंगा जो आप सबके अंदर है, लेकिन मेरी सुने, आप क्या इमरान खान साहब के जलसों में होने वाली फहाशी और बेपर्दगी जिसके खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया था, क्या वो बेपर्दगी और फहाशी ठीक थी? देखिए, हमारे मुल्क में कोई इस्लामी लॉज तो है नहीं है कि जहां पर हमने कोई पर्दा जो है वो सब पर जरूरी किया हुआ है और खवातीन। सर मियां साहब ने एतराज किया था उस पे, आपकी पार्टी के लोगों ने उस पे एतराज किया था, आपकी पार्टी के तमाम रहनुमाओं ने उस पे बात की थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो आपका स्टांस ठीक था या गलत था? आप लोग वो बात ठीक कर रहे थे, गलत कह रहे थे? अवलीन फर्ज बनता है, हुकूमत का अवलीन फर्ज बनता है कि वो अवाम की इज्जत, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो इसका मतलब है सर, एक मिनट आप मुझे बताएं, अपनी जिम्मेदारियां अदा। तो इसका मतलब यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उस जलसे में बेपर्दगी की जो शिकायत की थी वो उन्होंने ज्यादती और गलत काम किया था, आप ये कह रहे हैं, या उन्होंने ठीक शिकायत की थी, वहां गलत हो रहा था? 126 दिन के लिए, और उस धरने की जो रिपोर्ट्स आ रही थी उससे पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान थी कि उधर वाकई मतलब है कि इस तरह के फांसी की रिपोर्ट्स भी आई कि तो वो ठीक था या गलत था? सर वो ठीक था या गलत था? वो ठीक था या गलत था?
नहीं, वो यकीनी तौर पर उस पर कोई इनकी इंतजामिया का कंट्रोल होना चाहिए था। सर वो ठीक था या गलत था? सर देखिए अली गौहर बलोच साहब, तो जो कुछ हुआ आपके लीडरों से गलत हुआ। अब इमरान खान अगर ये कह रहा है कि ये गलत चीज नहीं होनी चाहिए, तो क्या गलत कह रहा है? तो इमरान खान साहब अगर कह रहे हैं, तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, उनकी जिम्मेदारी है वो सबसे पहले प्रोटेक्शन तो दें। सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है, क्या वो ये इस विवाद के पीछे बच सकते हैं? तैमूर तालपुर साहब, इसका मतलब तैमूर तालपुर साहब, बहुत सारी चीजें रिपोर्ट नहीं हुई, अब रिपोर्ट है, और इमरान खान साहब ने डिटेल के अंदर बहुत ज्यादा बातें की हैं। उन्होंने बहुत कुछ और भी बताया कि यहाँ पे केसेस रिपोर्ट नहीं होते, लोग शर्मिंदगी के मारे नहीं आते, उनको कॉन्फिडेंस देना है, इसके अंदर लोगों को एतमाद उनका बहाल करना है, कुछ लोगों को अवेयरनेस देनी है, सोसाइटी के अंदर काम होने वाला है, लॉ इन्फोर्समेंट को ज़्यादा इफेक्टिव होना है। वो एक बिल भी लेकर आए हैं वुमेन का प्रोटेक्शन का। अब ये रेप विक्टिम्स के लिए जो एक बिल आया है, एंटी रेप बिल, तो ये आपके ख्याल में जो अब रिपोर्ट हुआ है उससे कुछ मामला बेहतर हुआ, या ये सारा मुद्दा अभी भी आपकी नज़र में उतना ही खराब है जितना कल तक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। शायद मेरे ख्याल से आपके पास जो रिपोर्ट हुआ हो या हुआ था या मीडिया को जो मिला था, शायद वो भी एडिटेड वर्जन होगा, पर जो मैंने चेक किया था और जो मुझे पहली क्लिप मिली थी वो 4.5 मिनट की क्लिप थी, और जो कुछ आपने बातें कही वो सब भी उनमें थी। जो बात खान साहब ने की जिससे मुझे एतराज है, जिससे पाकिस्तान की आवाम को एतराज है, जिससे वो सारी वोटर्स, वो हमारी जो बहनें थी, हमारी जो मॉड स्क्वाड भी लोग थे, हमारा जो एक ग्रुप था बड़ा मशहूर, जो कि कहता था कि अपना जिस्म अपनी मर्जी, उन लोगों ने से लेके, और वो जो मेरी बहनें हैं जो पर्दा भी करती हैं, जो हिजाब भी करती हैं, जो इस्लामी तौर तरीके से जीती हैं, उनको भी इस पर बहुत शदीद गम और गुस्से का उन लोगों ने इजहार किया है। क्योंकि आपका ये कहना कि आप जो है अच्छे कपड़े, डिसेंट कपड़े या कवर होकर अपने आप को निकाले, एक अलग बात है, पर आप अगर ये बात कहेंगे कि अगर आप कपड़े सही नहीं पहनते, या जो इमरान खान समझते हैं, मुझे नहीं पता इमरान खान साहब की नजर में कौन से कपड़े सही हैं और कौन से दुरुस्त नहीं है, पर अगर आप अपनी मर्जी के कपड़े पहनेंगे तो फिर आप रेप विक्टिम नहीं होंगे, और आप अगर उनकी मर्जी के पहनेंगे तो फिर इस तरह होगा। आप मुझे ये बताएं, जो यहाँ पे रेप विक्टिम्स हमारे हैं, जो बेचारी हमारी बच्चियां हैं, जिनकी उम्र जो है 6 साल और 8 साल है और 4 साल है, वो किस किस्म के कपड़े पहन के घूमे, ये भी खान साहब हमें बताएंगे, डिटेल के साथ हमें इंफॉर्मेशन देंगे इस चीज की, या फिर जो बाकी ज्यादती बच्चों के साथ हमारे होती है अलग अलग जगह पे, वो भी क्या गलत कपड़े लेके घूमते हैं? खान साहब ने एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट किया है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। वो शायद ये भूल जाते हैं, वो ये मौका दे रहे हैं कि जो कल्प्रिट है, जो ज्यादती करता है, जो जालिम है, वो कल कोर्ट में खड़ा होकर कहे कि मेरे प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि जो कपड़े सही नहीं पहनता तो उसके साथ ज्यादती हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, ना हमको आज है ना हमको कल थी। और ये 4 मिनट का क्लिप जो पहले चला था वो पूरा बहुत क्लियर है, उसके अंदर कोई भी ऐसी बात खान साहब ने नहीं की जो इस चीज को कवर अप करे। मैं आपकी बात से इमरान भाई माफ कीजिएगा, ठीक है, कोई बात सर, नो प्रॉब्लम सर। उनका दावा है कि कुछ चीजें हटकी थी, उन्होंने अब डाली हैं। मैं सेनेटर साहब, आप बताएं कि जवाब क्या है इसका आपके पास? सारा मुद्दा आपके सामने दोनों जमातों ने रख दिया, व्हाट इज योर रिप्लाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, क्या कह रहे थे? इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के इन इल्जामात का आपके पास जवाब क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो इन्होंने पूरा केस खड़ा किया? इमरान भाई, इस हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम एक स्टिग्मा बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे टैबूज हैं जिसके ऊपर बात करते हुए खौफ फील होता है, और उसकी वजह और कोई नहीं है। सोसाइटी के टैबूज जो हैं वो क्रिएट हमेशा लीडरशिप से होते हैं। पहली दफ़ा किसी सोसाइटी में एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, जो कि ना सिर्फ वज़ीर आज़म है बल्कि वो अपने आप को फादर ऑफ द नेशन के तौर पे पेश करना चाह रहा था, अपनी बेटियों, अपनी वालदा, अपनी बहनों के हवाले से उसने गुफ्तगू की, और वो जो टोटल इंटरव्यू था वो 80 मिनट का था। उसको जो कट करके 13 मिनट बनाया गया, वो टोटल 80 मिनट का इंटरव्यू था, और वो कल या परसों तक टोटल इंटरव्यू आ भी जाएगा। उसमें ना सिर्फ उन्होंने पर्दे के हवाले से बात की, बल्कि ये भी बात की कि हमें अपनी माओ बहनों की हिफाजत किस तरह करनी है, हमने अपने छोटे बच्चों पे कैसे नज़र रखनी है, हमें उन्हें उनके जो इशूज़ हैं उनको कैसे हाईलाइट करना है, और हर वो शख्स, हर वो खातून जो इस रेप का शिकार हुई है, उसको कैसे इस सेंसिटिव क्लाउड में से बाहर निकालना है कि वो इसके बारे में बात करे। जैसा कि आपने कहा कि
99% लोग ये रिपोर्ट ही नहीं करते क्योंकि ये सोसाइटी कबूल नहीं करती। ये जो खौफ का एक एलिमेंट है, ये खौफ का एक जो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, हिसार खड़ा कर दिया गया है कि जी ये बात ना की जाए, इसी खौफ को तोड़ने के लिए उन्होंने बात आज से 2 माह पहले भी की थी और आज भी की थी। मैं अगर 2 मिनट के लिए मान भी लूं कि इन दोस्तों की गुफ्तगू सी है, तो पिछले 1.5 साल में 4 कम से कम बिल हमने पास कर। पहला बिल था एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020, जिसमें बहुत सारी चीजों को, इवन के गैंग रेप को डिफाइन किया गया कि रेप अलहदा क्या होता है, गैंग रेप क्या होता है। फिर उसके बाद हमने क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस पेश किया 2020 में, जिसमें बाकायदा 25 साल की सजा रखी गई, बल्कि जो अफेंडर्स होते हैं, जो ऑफन अफेंडर्स होते हैं, जो दूसरी या तीसरी दफा पकड़े जाते हैं, उनके लिए केमिकल कैस्ट्रेशन का भी लिखा गया। फिर तीसरा हमने किया इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन राइट्स का, जो खवातीन के राइट्स हैं कि उनको अगर इनहेरिटेंस में नहीं मिलता तो वो कैसे दिए जाएंगे। और आखिरी था कि लीगल एड उनको सस्ती। अब ये जो 4 जो बिल हैं, इसका पेश करने का मकसद ये था कि नई कोर्ट्स बनाई जाएं, लोगों को इसके बारे में बात की जाए, और हर उस खातून के साथ जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में है, जिसने आज तक ये नहीं सोचा कि उसके साथ अगर ऐसा कभी अल्लाह न करे हुआ या होगा तो वो क्या करेगी। अब हमने उसको एक डायरेक्शन दे दी है कि ये आपके पास जो एंटी रेप कोर्ट्स ये सामने मौजूद हैं, ये मुहतसिब आपके लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। एक सरकारी ऑफिसर जिसका ग्रेड 18 से लेकर 21 के दरमियान है, जो किसी भी जिले में बैठा होगा, आप अपनी एक छोटी सी दरखास्त दे उसको बता सकते हैं कि आपके साथ ये इशू हुआ है, और बाकायदा उन जो कोर्ट्स बनाई गई उनका टाइम डिफाइन है कि आपका फैसला इतने दिन में किया जाएगा। इवन के जूम के ऊपर, यानी कि आप अपने साथ, अल्लाह माफ करे, अगर किसी के साथ जाती हुई है तो उसको अदालत या एसएचओ के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो बाकायदा इंटरनेट पे बैठ के अपनी आइडेंटिटी को छुपा के भी इतला की जा सकती है, और गवर्नमेंट पाबंद है उस पर एक्शन लेने की। जो प्राइम मिनिस्टर इतना दूर का सोच रहा हो, का मतलब क्या है? पर्दे वाली बात पकड़ के रात को पर्दे वाली बात है क्या? नहीं, आप मुझे बताएं इसका मतलब क्या है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर क्या कहना चाह रहे हैं? वही मकसद है जो मेरे प्रॉफिट इमरान भाई मेरे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको डिफाइन किया है कि जहां तुम्हारी नजर, एक नजर के बाद दूसरी नजर अगर किसी खातून पे पड़े तो तुम्हें नजर नीची कर लेनी चाहिए। दिस इज हाउ यू डिफाइन इट। और अगर यह है कि तुमने अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज है तो अपनी नजरें औरतों से नीची कर लो, ये इस तरह डिफाइन किया। और प्राइम मिनिस्टर ने एक एथिकल बिहेवियर के तौर पर एक चीज पेश की थी। मैं तो समझ रहा था सर देखें, सूरह नूर की आयत नंबर 30 में, सूरह नूर की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए हुक्म दिया है। हम सिर्फ यहाँ पे जो हमारे लिबरल्स हैं या हम लोग थोड़ी ज्यादती करते हैं, हम सूरह नूर की आयत नंबर 30 का हवाला देते हैं जहाँ मर्दों की नजरें नीची रहेंगी। सर आयत नंबर 31 का अगर हवाला दें तो वहाँ औरतों के लिए उससे ज़्यादा डिटेल के अंदर हुक्म मौजूद है कि उनको क्या करना है और किस जगह तक कितना पर्दा करना है। तो वो कोई नहीं पढ़ता, उस पर कोई बात नहीं करता, वो तो अल्लाह का हुक्म है। देखिए, बात यह है कि जैसे कि मेरे दोनों ऑनरेबल कुलीग्स कह रहे थे कि पाकिस्तान की एक आज़ाद सोसाइटी है, और मैं मानता हूं, लेकिन हम एक इस्लामिक सोसाइटी भी हैं। हमें स्लोली एंड स्टेडली उन चीज़ों को अडॉप्ट करना है जो कि हमारे भले के लिए, अगर इस्लाम ने एक असूल वज़ा कर दी हैं किसी भी हवाले से, चाहे वह मर्द और ख़वातीन के, स्लोली एंड स्टेडी आपको उस रास्ते पर जाना पड़ेगा, लेकिन कंपल्सिव बिहेवियर नहीं देखा जा सकता। मैं एग्री करता हूँ, कंपल्शन नहीं की जा सकती, आपने लोगों को कन्विंस करना है ये तुम्हारे भले के लिए बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जिस शख्स को कल पकड़ा गया मियां वाली से एक रेप केस में, ये पहली दफा ऐसी बात को रिपोर्ट किया, और आप देखेंगे जब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा वो भी इसी हुकूमत में होगा, ताकि कल को कोई शख्स जो ये सोचता है कि मैंने इस तरह का इकदाम करना है, उसको अपने एंड का भी पता होना चाहिए कि उसके साथ होने क्या लगा है। सो आपने एक जगह एथिकल बिहेवियर सेट करनी है, दूसरी जगह पे आपने लॉ को सेट करना है, और कानून की डेटरेंस लोगों को दिखानी है। ये कानून है, अगर तुमने किया तो ये तुम्हारे साथ हो सकता है, लेकिन साथ लोगों को, सोसाइटी को समझाया भी जाएगा कि ये जो रास्ता है ये बेहतरीन रास्ता है। इस कॉम्बिनेशन में किसी को क्या एतराज हो सकता है? चलें एक वेरी क्लियरली सर एक ब्रेक लें और फिर बात करते हैं कि एयरवेज, एयरपोर्ट्स, गिरवी, क्या मुल्क कैसे चलेगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अब बलोच साहब पहले आप बता दें कि ये मोटरवेज, ये एयरपोर्ट्स, ये गिरवी होते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी गिरवी हो जाएगा। सर ये पॉलिसी अब अडॉप्ट कर रही है गवर्नमेंट, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है इसकी। देखिए इमरान, ये ख़ास तौर पर ये सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा डेंजरस है और ज़्यादा भयानक है जब हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। पिछले 3 सालों में हम रोज़ बरोज़ नीचे की तरफ गए हैं। मुल्क में
महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है और हुकूमत आज भी अपने फेक किस्म के मतलब है कि वो फिगर दे के ये जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, अपनी नाकामियों को उन इशारियों के पीछे छुपाने की कोशिश करती है। आप देखें कि एक तरफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमारे माशी हालात अब बेहतरी की तरफ चले गए। अगर बेहतरी की तरफ चले गए थे तो फिर चीनी का रेट भी नीचे आना चाहिए था, फिर सब्जियों के रेट भी नीचे आने चाहिए थे, फिर अद्वियात के रेट भी नीचे आने चाहिए थे, फिर आटा और चीनी और रोटी और ये तमाम चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम में हमने जो है बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, हत्ता कि अब उन पर बच्चों का दूध, आज मैंने असम्बली में अपनी स्पीच में ख़ास तौर पर कि ये देखें कि जो वो पाउडर मिल्क होता है कि जहाँ पर हमने हर चीज़ महंगी कर दी है, वो बच्चों के दूध के ऊपर भी ड्यूटी लगा दी है, अब वो भी लोगों को महंगा मिलेगा। तो जो अगर ये जब बात करते हैं कि हमारे इशारे बेहतर हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी मईशत पर क्यों नज़र नहीं आता? इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप रूरल एरिया में चले जाएं, अर्बन एरिया में चले जाएं। नहीं, क्या आप कुछ कहेंगे कि वफाकी काबीना ने मोटरवेज और एयरपोर्ट्स को गिरवी रखने की मंजूरी दे दी? इसमें इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, इसमें इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, पिंडी भटियां लाहौर सेक्शन, लाहौर और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। जी सर, ये ज़्यादा बेहतर होता कि अगर इस गवर्नमेंट ने कोई बड़े प्रोजेक्ट किए होते और वो उसका इनिशिएटिव लिया होता, तो फिर ये उन चीज़ों को अगर फॉर द टाइम बीइंग कोई इस किस्म का स्टेप उठाते भी। ये तो वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त का बने हुए शाकार है और आज नहीं, आप इसको ठीक समझते हैं, गलत समझते हैं? कुछ नहीं रहे। आप इसको ठीक समझते हैं, गलत समझते हैं? मेरा ख्याल है कि जिस तरह से कि इस हुकूमत का हर आने वाला एक कदम जो है वो नाकामी की तरफ बढ़ता है, ये भी इनकी नाकामियों की निशानदेही करते हैं। उसके देखें, उसके बदले में हमें सर मैं जानना चाहता हूं, उसके बदले में कुछ बना नहीं रहे कि मोटरवेज और एयरपोर्ट्स को गिरवी रखने का फैसला ठीक है या गलत है? मेरा ख्याल है कि ये देखें ना कि स्टेट बैंक ने और बाकी भी जो जितने भी हैं उन्होंने भी हुकूमत की बेशुमार, जिस तरह से ये जीडीपी ग्रोथ बताते थे कि हमारी बहुत बेहतर हो गई है, उस पर हर दूसरी और मूडीज के बड़े बताते थे, उन्होंने भी कहा कि आप गलत कह रहे हैं। एक इमरान खान वो इंटरव्यू दे रहे थे फवाद साहब, उसमें भी कहा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये गलत कदम है, ये गलत कदम है। ठीक है, तैमूर तारपुर साहब, आपको क्या लगता है कि ये अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसके ऊपर मजम्मत की है और उन्होंने इस पॉलिसी को गलत करार दिया है, इसके नताइज क्या होंगे सर? इमरान भाई, बहुत दुख के साथ, बहुत अफसोस के साथ, बयानिया क्या था, कॉल क्या था और फेल क्या था, उसका जरा हिसाब तो लगाएं। हमें IMF से लोन नहीं लेना था। खान साहब ने खुदकुशी कर लेनी थी लोन लेने से पहले, तो ना तो लोन लेने से पहले अल्लाह माफ करे खुदकुशी की, ना तो उसके बाद की, ना तो करने का इरादा है। आपने लाखों नौकरियां, करोड़ों नौकरियां देनी थी, आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया। स्टील मिल से लेके PI से कहाँ मैं आपको बताऊं क्या किया आपने लोगों के घर बनाने से, आप लोगों के घर तबाह बर्बाद कर दिए। बहुत दुख और बहुत अफसोस के साथ करना पड़ता है कि मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहा, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं कि जब भी किसी घर में कमाने वाला नशई हो जाता है या मवाली हो जाता है, तो वो उसके बाद ये होता है कि उसके घर की सारी चीजें वो गिरवी रख देता है, बेच देता है, लोन्स लेता है और आखिरकार रोड पे आ जाता है। तो बहुत दुख के साथ फिर यही कहता हूं कि मेरे मुल्क का वही हाल हो गया है। ये कभी नहीं, हमने तो वो टाइम देखे जब हम इंडिया से जंग लड़ने के बाद पाकिस्तान को हमने कायम किया था, तब हमारे कितने बुरे हालात थे, पर ये चीजें तो हमें तब भी नहीं करनी पड़ी। यानी हमारी माशी जो तरक्की है वो जीरो है। जो GDP ग्रोथ 5% का जाके आगे पीछे बनाते हैं फिगर, वो गलत है। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक 1.5 कहती है और IMF 2% कहती है, तो वो सही है। अगर आप इतना फ्लरिश कर रहे हैं, इतनी आपकी ग्रोथ बढ़ गई है, इतनी आपने तरक्की कर ली है, तो आपका ये हाल हो गया कि आज आपको अपने ही रोड, रास्ते, हाईवेज, अपने ही आपको एयरपोर्ट जो है गिरवी रखने पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं एक एडवाइस दूंगा मेरी तरफ से कि बजाय आप ये सब करें, जो गलती जिसकी है, जिसकी पॉलिसीज फेल है, जो हर साल बजट से पहले नया फाइनेंस मिनिस्टर ले आता है, जो अभी तक पंजाब में 5-5, 6-6 IGs और चीफ सेक्रेटरीज बदल चुका है, या तो वो खुद इस्तीफा देके किसी अहल आदमी को ले आए, या तो फिर मेरे ख्याल से अगर गिरवी रखना है तो बनी गाला के घर को गिरवी रखें, जिनकी पॉलिसीज, जिनकी गलतियां मैटर करती हैं, दे शुड पे फॉर इट। माय कंट्री शुड नॉट पे फॉर द मिस्टेक ऑफ। सर देखें, गिरवी तो आप लोगों ने भी बिलावला उसको नहीं रखा था और PMLN ने भी रायवंड के महल को गिरवी नहीं रखा था। देखिए जी, हमारी
हमारे टाइम पे इमरान भाई हमने 150% सिपाहियों की जो है अपना सोल्जर्स की तनख्वाहें जो बढ़ाई थी हमने 100% जनरली मैंने ओवरऑल टाइम में हमने तनख्वाहें बढ़ाई थी हर किसी की 5 साल में हमने जो है 5 साल में जनाब 5 साल में आप उसको कंपेयर तो करें। हमारे टाइम पे लोग खुशहाल थे, दुआएं दे रहे थे, लोग खुदकुशियां नहीं कर रहे थे। हमारे यहाँ वो हाल नहीं था जो आज इन लोगों ने हाल कर दिया है। सर मैं आपसे कुछ अखबारात शेयर कर लूंगा, सबसे बड़ी बात आपके दौर के अखबारात शेयर कर लूंगा। उस दौर के अंदर भी हम यही कह रहे होते थे सारे मीडिया वाले जो आज के दौर में कह रहे हैं। जरा खबर सुन लें, ये PMLN के दौर की खबर है और आपके दौर की भी है। आपके दौर में कराची एयरपोर्ट जो है उसको रखा गया गिरवी और हुकूमत ने PMLN की हुकूमत ने इस्लामाबाद से लाहौर M2 मोटरवे के इस्लामाबाद तक चकवाल सेक्शन को गैर मुल्की सरमायाकारों से $1 अरब हासिल करने के लिए गिरवी रख दिया। जबकि 2014 में हुकूमत ने मोटरवे का हाफजाबाद से लेकर लाहौर वाला सेक्शन जो है इस्लामी बॉन्ड्स के बदले में मज़ीद $1 अरब लेने के लिए गिरवी रख दिया। मंजर आम पर आने वाली तफसीलात में मज़ीद ये पता चला कि जून 2014 में मौजूदा हुकूमत उस वक्त की जो थी PMLN की, उन्होंने फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक मोटरवे M3 को गिरवी रख दिया और उसके बदले में 49 अरब रुपए हासिल किए। और वज़ीर ख़जाना जो उस दौर के थे उनकी दस्तावेज़ात के मुताबिक इससे पहले भी मोटरवेज़ को गिरवी रखा गया, जिनमें पेशावर तक फैसलाबाद मोटरवे, फैसलाबाद तक पिंडी भटियां मोटरवे, इस्लामाबाद तक पेशावर मोटरवे और इस्लामाबाद तक लाहौर मोटरवे शामिल है, जिनको नवाज शरीफ साहब के दौर में गिरवी रखा गया। 2013 में हुकूमत ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस्लामी बॉन्ड की सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया और इसकी बुनियाद पर 182 अरब के मजीद कर्जे हासिल किए। और उसके अलावा 2015 में भी इस एयरपोर्ट के बदले में 117 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया। फरवरी 2016 में भी उस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने इसी इमारत को गिरवी रखकर मकामी और बैनुल अक़वामी इदारों और सरमायाकारों से दोबारा कर्जे हासिल किए। सर आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। अली गौर बलोच साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जी देखें, गुजारिश ये है कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे दौर में कुछ गिरवी रखा गया तो आप देखें कि उस वक्त सबसे बड़ा मसला जो था वो एनर्जी क्राइसिस का था। कितने हज़ार मेगावाट बिजली आई और लोड शेडिंग का खात्मा किया। हम CPEC जैसे प्रोजेक्ट को मुल्क में लेकर आए जो कि अरबों रुपए की एक इन्वेस्टमेंट थी और आप देखें कि पाकिस्तान में वो एक इनकलाब आया पाकिस्तान की मईशत में, वो काम हमने किए। और इतने ज्यादा जब हमने इतना ज्यादा डिलीवर लेकर आया था, तो उसके लिए गारंटी की क्या जरूरत थी? अगर एक मिनट सर नहीं, जब आपको आपने जितने एनर्जी के मंसूबे लगाए वो मेरी गुजारिश सुन लेना सर, आप मिक्स कर रहे हैं। आपने जितने एनर्जी के मंसूबे लगाए वो ज्यादातर आपने CPEC से पैसा लिया और CPEC खुद पैसा लेकर आया था। CPEC के लिए आपको अपने मंसूबे गिरवी रखने की जरूरत नहीं थी, ये आपने किसी और मकसद के लिए गिरवी रखे थे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने डिलीवर किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और अगर मजीद तरक्की के लिए हमें और पैसा चाहिए था तो उसके लिए अगर हमने कोई गिरवी चीज रखी तो हमने डिलीवर करके भी दिखाया। अगर इन्होंने आज तक कोई हकीम की दुकान भी खोली है, आज ये भाषण देते हैं, और वो जो डैम था उसके लिए भी आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जमीन एक्वायर की थी। आज जिस ये डैम बनाने की, आज वो ना डैम वाले नजर आते हैं ना कुछ और आते। मुझे बताएं कि आज 3 साल मुकम्मल होने को हो चुके हैं, उस वक्त मोटरवेज बने, उस वक्त मेन ग्रिड में हजारों मेगावाट बिजली शामिल हुई, उस वक्त दहशतगर्दी, और आपको पता है कि उस वक्त दहशतगर्दी के लिए जो बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, ज़रबे अज़ब हुआ, उन पर पैसा लगा। हमने तो बेशुमार चीजें, और GDP ग्रोथ रेट किधर गया? आज ये बताएं तो सही कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या है? कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए? आप ये जो माजी में गिरवी रखती रहे चीजें, उनको जायज और अब को नाजायज कैसे समझते हैं? फिर मैं गवर्नमेंट के पास आता हूं। माजी में एक चीज जायज और अब नाजायज कैसे होगी? इमरान भाई, हमने जो है ना वो वादे नहीं किए थे। हमने नहीं कहा था कि हम जो है सो लोन लेने से पहले, IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लेंगे, खुद को मार देंगे। ये बातें इन लोगों ने की थी। हमने तरक्की करके दिखाई, हमने लोगों को खुशहाल किया। हमारे टाइम पे हम वीट एक्सपोर्ट करते थे, ये तो वीट को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे टाइम पे इंडस्ट्रीज को हमने बढ़ा के दिखाया, हमने रिटर्न्स दिखाए। हमारे टाइम का आप डॉलर का रेट चेक करें और आज का डॉलर का रेट चेक करें, और उसके साथ आप ये भी चेक करें कि हमें पेट्रोल उस टाइम पे कितने का मिल रहा था और हम कितने का उस जमाने में दे रहे थे। कितना खसारा हम खुद उठा के आम पब्लिक को, आम आदमी को हम
बेहतरी की तरफ ला रहे थे। हमारे वक्त में गैस और बिजली की कीमतें क्या थी, तो हमने तो कहने के बजाय सब कुछ जो कहे क्या इनके फेल और कॉल का फर्क तो चले ठीक है। अब जरा गवर्नमेंट से जवाब लें कि सर ये गिरवी रख के, अब ये लोग तो रख रहे थे, वो तो मानते हैं कि रख रहे थे, लेकिन वो कहते हैं उसके बदले में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आपके काम को वो नहीं मानते, लेकिन ये आपकी पॉलिसी के खिलाफ था कि मुल्क के जो असासे हैं या जो चीज़ें हैं उनको गिरवी रखा जाए। हाँ साहब, इसके दो नैरेटिव हैं। पहला तो मैं तो एक्सप्लेन कर दूं कि गवर्नमेंट जब बजट पेश करती है तो बजट अमूमन हमारे पाकिस्तान का खसारे का बजट ही होता है। तो इस साल भी 6-6.5% खसारे का बजट है, 8.5 खरब का बजट है, और तकरीबन हमारी जो रिकवरी है FVR के रेवेन्यूज़ और नॉन FVR रेवेन्यूज़ मिला के तकरीबन 8 खरब के होंगे। तो 500-600 बिलियन का जो फ़र्क है उसको रिट्रीव करने के लिए गवर्नमेंट पास 3 या 4 इफेक्टिव होते हैं। या तो वो कह रहे स्टेट बैंक से कहे नोट छाप के दे दो, जो कि पिछले तकरीबन 1.25 साल में हमने एक नोट भी नहीं छापा, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन आती है और महंगाई में इजाफा होता है। दूसरा ये है कि आप लोकल बैंक से लोन ले लेते हैं, वो भी हम नहीं लेना चाह रहे क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकती। आगे हमारे पास 2 ऑप्शन बचती हैं, या हम IMF के पास चले जाएं और उन्हें कहें कि जो आपने बकाया में पैसे देने हैं वो हमें अदा कर दें, या हम स्कूक जो कि इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं उसको इशू के लिए जाएं। अब IMF के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो हमें कह रहे हैं कि आप 750 अरब के टैक्सेस लगाएं, इसलिए हमारी उनके साथ इस वक्त जो है ना कंसल्टेशन आगे चली गई है। प्लस उन्होंने कहा कि आप 5 रुपए बिजली के यूनिट्स बढ़ाने शुरू कर दें, वो भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि गरीब की ऑलरेडी इस वक्त कमर जो है ना वो टूटने वाली। तो हम स्कूक बॉन्ड्स की तरफ गए। इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं, इस्लामिक सर्टिफिकेट्स होते हैं, और इसके अगेंस्ट होता ये नहीं कि आप गिरवी नहीं रखते, आप अपने आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो है वो उनको दिखाते हैं कि हमारे पास। लेकिन नून लीग के दौर में ये गिरवी होते थे। हम इसके साथ आपके साथ म्यूचुअल पीटीआई नून लीग के दौर में कहती थी ये गिरवी हो गया, ये गया। मैं अर्ज कर रहा हूं सर, मैं अर्ज करता हूं। जी। और सबसे जो बेहतरीन चीज है कि आज आपकी हमारी गवर्नमेंट की इस सस्टेनेबिलिटी की वजह से 7-7.5% से ऊपर का कोई लोन नहीं। मैं आपके इनके लोन्स की सिर्फ इंटरेस्ट रेट आपको खान साहब दिखा दूं, 15 से लेके 25%। सिर्फ IPP के मुआहदे जो मेरे दोनों अजीज दोस्तों ने फरमाया, यकीन करें 25% से 35% के ऊपर वो जो लोन्स अपना कमिटमेंट्स की हुई थी कि आप यहां पे पाकिस्तान पे टेक और पे की बुनियाद के ऊपर जो यहां पे ये लगा दें, अपना पावर जनरेशन पॉइंट्स लगाएं, जिसमें बिजली चाहे हम लें या ना दें 168 अरब से शुरू हो करेंगे और 2380 अरब 2023 में पे करना है। वो 35% रेट पे थे। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है। आपको 7.5% पे या सॉवरन गारंटी दे दें, और सॉवरन गारंटी पे भी हमने अब जो वापडा का बॉन्ड इशू किया है, ग्रीन बॉन्ड, उस पे जो $500 मिलियन के लिए सब्सक्रिप्शन थी वो $2 अरब पे गई है, और उस पे जो रेट हुआ 7.5% पे। हिस्टोरिकली पाकिस्तान में इससे सस्ता रेट नहीं मिला। अब वो लेने की वजूहात क्या है वो बड़ी क्लियर नहीं है। आपका जो सर्कुलर डेट है हर साल, इस साल 480 अरब रुपए हमने पे किया और अगले साल 1456 अरब रुपया इन कंपनियों को पे करना है। अब कहीं ना कहीं से तो पैसे लाके इनको पे करने के लिए चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई और पर्पस सोच रही है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी आपकी गारंटी तो है, आपने जबान, आपने कमिटमेंट की इंटरनेशनल, जो कि इन लोगों ने मैगी कमिटमेंट्स की जो हमें पे करनी पड़ गई। अब उसका आगे क्या फ्यूचर होगा, लेकिन एक चीज दीजिए कि आपकी सस्टेनेबिलिटी देखें कि पूरी दुनिया आपको मानती है कि आज 7.5% पे आप हमसे ले लें, इसके बाद यूरो बॉन्ड आने वाला है, यूरो के बाद हमारा जो है ना ग्रीन बॉन्ड दोबारा कोरोना की वजह से वो इंटरेस्ट तो नहीं है इस वक्त दुनिया में जो पहले थे। कोरोना की वजह से कुछ थोड़ा सा बीच में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं आप ही से शुरू करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आर्टिकल लिखा और जो इंटरव्यू दिया, इस बोझ को वो सब पे डिवाइड करते क्यों नहीं है, इसको पार्लियामान में लेकर आते क्यों नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। पहले आप खुद ही बता दें सेनेटर साहब, मैं आपके पास ले आता हूँ मामला कि इमरान खान साहब इस पे इंटरव्यू भी दे चुके, शाह महमूद कुरैशी ने भी बात की, लेकिन अपोजिशन कल भी ये मुतालबा कर रही थी मेरे प्रोग्राम में ही कि जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन या उनको बुला के आप देखें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर क्या कहती हैं अमेरिका को अड्डे देने पर, क्योंकि जब भी कभी इस तरह का संजीदा मामला हो तो ये बोझ सबको मिलकर उठाना चाहिए। मैं अर्ज करूं कि अभी वैसे तो बजट सेशन चल रहा है, और जिस दिन बजट सेशन चल रहा है नॉर्मली इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती, तो बजट के बाद शायद इस पर कोई डिस्कशन हो जाए। लेकिन आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, उस पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी बाशऊर पाकिस्तानी पे उस पर किसी को एतराज होगा। आप देखें अफगानिस्तान के इशू पे आज यूनिफाइड वॉइस जो है ना वो बड़ी तगड़ी होती है। उस वक्त वाना में तो उन्होंने कहा था कि
आई अंडरस्टैंड जी, मैं बिल्कुल उसको समझता हूं। मैं कहता हूं मनी बिल के बाद उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, लेकिन देखें हमें एक चीज तो अप्रिशिएट करनी चाहिए कि आज से 11 साल पहले जो वो फरमा रहे थे कि हमें उजरती कातिल के तौर पे अफगानिस्तान में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब वो रिवेंज लेने के लिए आते तो फिर अमेरिका नहीं जाते, उनको सबसे करीब पाकिस्तान चाहिए। और हमारी जो पश्तून बेल्ट की ड्यूरेंट लाइन है वो इतनी बड़ी है कि उसकी हिफाजत करना ये पॉसिबल नहीं है। आप आज देखेंगे अफगानिस्तान में आज के दिन 9 इजला जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और मैं सिर्फ साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, जो कि उन्होंने कुंदूज भी काबू कर दिया, तालिबान के हक में चले गए। सो कल को अगर तालिबान तो वो सिर्फ काबुल काबिज नहीं करेंगे, क्योंकि 11 सितंबर तो अमेरिका से उनका वादा है कि हम वहां पे नहीं आएंगे। अदरवाइज 11 सितंबर को लगता है 12 वाले दिन वो काबुल पे भी कब्जा हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आपको अपनी पॉलिसी बड़ी स्ट्रेट रखनी है। आपने उनके साथ बिला वजह जाके इस चक्कर में नहीं जाना कि आपने अमेरिका को ये हेल्प करनी है कि जी आए आप वहां पे अटैक करें, और जब उन्होंने बदला लेना हो वो यहां पे आ जाएं। पहले 80,000 लोग शहीद हो चुके हैं, आपकी 120 अरब डॉलर से ज्यादा इकॉनमी बैठ चुकी है। सिर्फ केपीके में 900 पुलिस वाले हमारे शहीद हुए थे। 10 लाख से आबादी वजीरिस्तान से उठ के इस वक्त केपीके में आ चुकी थी, उसका अरबों का नुकसान हुआ। तो क्या हम समझ सकते हैं कि मुझसे सब बात कर सकते हैं? मुझे अंदाजा यह नहीं है कि इस वक्त ऑपोजिशन के पास क्या स्टांस होगा, लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि जिस तरह मर्द मोमिन और मर्द हक एक इमरान खान ने एक स्टांस लिया, डेफिनेटली नो का लफ्ज इस्तेमाल के लिए इमरान भाई बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। मेरे जैसा कमजोर बंदा तो कम से कम इस तरह का स्टांस नहीं ले सकता, क्योंकि शायद मुझे अपनी जान की पड़ जाएगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि जो अल्लाह रसूल पे अपना ईमान रखते हो, उनको शायद ऐसी छोटी मोटी इशूज से कोई तकलीफ नहीं। इस वक्त जो पर्ची लेके तकरीर किया करते थे, कम से कम वो शर्मिंदा जरूर होंगे कि उनसे पूछ लूं ना, मैं उनकी पार्टी से पूछ लूं ना कि आपको इमरान खान साहब का आज का आर्टिकल पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हुआ है, तो आपको क्या लगता है अली गौहर बलोच साहब, आप इस स्टांस पे इमरान खान के साथ खड़े होंगे? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब का आर्टिकल तो एक अलग है, लेकिन आपको पता है कि ये मशावरत के सिस्टम पर यकीन ही नहीं रखते। जब भी कोई सर मुशावरत किए बगैर काम ठीक किया या गलत किया? सर मुशावरत नहीं की, काम ठीक है या गलत है? आप साथ खड़े होंगे या नहीं? सर देखे बात यह है कि हम तो हर उस इशू पे साथ खड़े होते हैं। जब भी फ़लस्तीन का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, टर्की के प्राइम मिनिस्टर आए, कोरोना का पेंडेमिक हो, जब भी हमारी लीडरशिप जो है कौमी इशूज़ पर हमारे लाख इख्तलाफात से ही, लेकिन बल्कि हमने तो वक्तन फ़क्तन इस चीज़ की निशानदही भी की है कि इमरान खान साहब कंटेनर से नीचे उतर आएँ और कौमी इश्यूज़ के ऊपर उनको अपोजिशन पार्टीज के साथ मुशावरत करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल सर, ये मुशावरत के लिए तो मैं भी कह रहा हूँ और सब कह रहे हैं कि होनी चाहिए, मे भी मनी बिल के बाद हो जाए। लेकिन आप अच्छी बात यह है कि आप साथ दे रहे हैं इमरान खान का, कि जो उसने स्टांस लिया उस पर आप लोग उनके साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के पास जाते हैं, आपको क्या लगता है तालपुर साहब? जिस भी जी नवाब साहब आपको क्या लगता है कि ये स्टांस ऐसा है कि पीपल्स पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी हो जाए? किस बुनियाद पे खड़े हो, किस हिसाब से खड़े हो, किस हम चीज पे भरोसा करें? अभी तक तो पिछले 3 साल में जितनी बातें की खान साहब ने, उस हर एक चीज से मुनाफी होगी, हर एक चीज पे यू टर्न ले लिया। हम उनके साथ किसी बात पर खड़े, और कल वो फिर एज यूजुअल जो उन्हें पिछले 3 सालों में शो किया है, हमें जो करके दिखाया है पाकिस्तान की आवाम को। सर आपको पता है कि आपको मैं जाते जाते खबर दे दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा था 2 मई को, जब उसामा बिन लादेन वाला इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ था, और आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इस लेटर के अंदर सिर्फ अमेरिका की तारीफ़ें की थी, और कहीं ये बात नहीं की थी आसिफ अली जरदारी साहब ने कि आपने हमारी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, आपने हम पे एतबार नहीं किया और हमें धोखा दिया। अमेरिका से कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि उनकी तारीफ़ें की थी। तो सर ये फ़र्क अगर डाला इमरान खान ने तो आपको साथ खड़े होना चाहिए। चलें, कल इस पर मज़ीद बात कर लेंगे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।